नमस्कार दोस्तों, अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार आज आपके समझ सुपर टेट परीक्षा के लिए भूगोल विषय में जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है, इससे रिलेटेड आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आप इस वीडियो में व्यवस्थित क्रम में पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो प्राप्त करते रहें। आज हम सभी सामने पहला चैप्टर लेकर आए हैं जो है पृथ्वी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप प्राप्त कर सकें। अध्ययन गैलेक्सी अध्ययन करें एक नए अंदाज में। हमारा आज का पहला टॉपिक है भूगोल। तो हमें भूगोल के विषय में कुछ बेसिक जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि भूगोल के जनक कौन हैं, तो भूगोल के जनक हिकैटियस हैं। वर्तमान भूगोल के जनक वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है, जबकि व्यवस्थित भूगोल के जनक एरिस्टोस्थनीज को माना जाता है। व्यवस्थित भूगोल के जनक एरिस्टोस्थनीज को माना जाता है तथा ज्योग्राफिका, जो हमारा जियोग्राफिका शब्द है, उसके प्रथम प्रस्तावक जो थे वो हमारे एरिस्टोस्थनीज ही थे। भौतिक भूगोल के जनक पोलोडोनियम को माना जाता है। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ सावर को माना जाता है। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम को माना जाता है। आपने ग्लोब को बहुत ही बारीकी से देखा होगा। ज्योग्राफी अगर सरल माध्यम से पढ़नी है तो आप अपने पास एक ग्लोब को ज़रूर रखें, और जिससे कि आप जान सकें कि ग्लोब का क्या काम है, और ग्लोब से ज्योग्राफी पढ़ने में, भूगोल विषय को पढ़ने में आपको सरलता आएगी। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम हैं। विश्व मानचित्र, जैसा कि हम सभी मानचित्र अपने पढ़ने वाले स्थान पर लगाया करते हैं, और अगर हमें यही नहीं पता है कि विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो आपको आज से ये भी पता होना चाहिए कि विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है। तो विश्व मानचित्र के निर्माता अकनेजी मेंडर हैं। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है? स्ट्रैटोबो हैं। भौगोलिक विश्व के रचनाकार कौन है? स्ट्राबो हैं। तो आज सुपर टेट का जो पहला टॉपिक है हमारा पृथ्वी और पृथ्वी की संरचना, उसको शुरू करते हैं। पृथ्वी, आप सभी सौर मंडल के विषय में जानेंगे हमारे आगे आने वाले वीडियो में, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी पृथ्वी के विषय में अगर चर्चा करनी है तो उसके विषय में जानने के लिए हमें सौर मंडल की तरफ जाना होगा। सौर मंडल में पहले हमारे 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन एक ग्रह जो कि प्लूटो नाम का ग्रह था, उसको 52वें ग्रह की संज्ञा देकर हटा दिया गया, और इस समय वर्तमान समय में कुल 8 ग्रह हैं। उसमें से पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। हम लोग अब बात करते हैं पृथ्वी की संरचना पर। तो पृथ्वी की संरचना 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक, पृथ्वी की बाह्य संरचना, दूसरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की बाह्य संरचना में हम पढ़ेंगे कई भागों को। पृथ्वी की बाह्य संरचना को 4 भागों में विभाजित किया गया है, मुख्यतः बांटा गया है। पहला हमारा रहेगा स्थल मंडल। स्थल मंडल यह पृथ्वी का सबसे बाह्य या ऊपरी परत होती है, जिस पर महाद्वीप व महासागर स्थित हैं। स्थल मंडल महाद्वीप और महासागर जिस पर स्थित हैं, और अगर इसका भी क्लासिफिकेशन किया जाए या बंटवारा किया जाए तो महाद्वीप 29% पर स्थल भाग है, जबकि महासागर
71% भाग पर जलीय है, मतलब कि जल है। महाद्वीप का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है। अधिकतम गहराई जो है महासागरों में वो मेरियाना गर्त की है, जो लगभग 11,022 मीटर गहरा है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। हम और इसके विषय में विस्तृत जानकारी महासागरों नामक पाठ में अध्ययन करेंगे। हमारा दूसरा जो पृथ्वी की बाह्य संरचना में टॉपिक है वो है जलमंडल। जलमंडल पृथ्वी का 3/4 भाग, लगभग 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का लगभग 61% जल है। दक्षिणी गोलार्ध का लगभग 81% जल है। भाग महासागरों से घिरा हुआ है। उत्तरी गोलार्ध का लगभग 61% भाग जलीय है और दक्षिणी गोलार्ध का लगभग 81% भाग क्या है, जलीय है, मतलब कि वहाँ पर महासागर ही फैले हुए हैं। अगला पृथ्वी की बाह्य संरचना में तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए विस्तृत फैलाव को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल की जो ऊपरी परत है, अगर हम उसके अध्ययन को कहें तो हमें वायु विज्ञान कहते हैं। और वायुमंडल के निचली परत जो होती है उसके अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वायुर्विज्ञान कहा जाता है। वायुर्विज्ञान। और अगर निचली परत के लिए क्या अध्ययन के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, तो ऋतु विज्ञान का करते हैं। तो वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को किसमें करते हैं, अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऋतु विज्ञान कहते हैं। अगला हमारा चौथा टॉपिक जो रहेगा बाह्य परत में, बाह्य संरचना में पृथ्वी की, वो रहता है जैवमंडल। जैवमंडल पृथ्वी को चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा शैल युक्त एक जीवनदायिनी परत होती है, जिसके अंतर्गत पादपों और जंतुओं का जीवन संभव होता है, जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल में स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों का समावेशन होता है, वो हमारा जैवमंडल कहलाता है, जो पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त है 30 किलोमीटर मोटी की परत में, जहाँ पर वायु है, स्थल है, मृदा है, शैल युक्त एवं जीवनदायिनी परत होती है, उसे हम, जिसके अंतर्गत पादपों और जंतुओं का अध्ययन जीवन संभव होता है, वो हमारा जैवमंडल कहलाता है। स्थलमंडल, जैवमंडल और वायुमंडल के इन तीनों को प्राकृतिक संपदा कहते हैं। ये जो तीनों होती हैं ये प्राकृतिक संपदा होती हैं, और जब जैवमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल एक साथ मिल जाते हैं तो हमारा यह जैवमंडल कहलाता है। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल एक साथ मिल जाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, जैवमंडल, और इसे ही हम प्राकृतिक संपदा कहते हैं। स्थलमंडल और जलमंडल और वायुमंडल के एक साथ समावेशन को हम जैवमंडल कहलाता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी के अगर हम नीचे जाते हैं और 32 मीटर की दूरी अगर हम नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमेशा बढ़ता चला जाता है। पृथ्वी के विषय में कई भौतिक भूगोल के वक्ताओं ने उसके आकार के विषय में अलग अलग उसका आकार बताया। जैसे कि सबसे सर्वप्रथम पाइथागोरस ने पृथ्वी को गोल बताया और बताया कि पृथ्वी जो है स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है आकाश में, लेकिन इसका खंडन किया गया न्यूटन के द्वारा, और न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी का आकार नारंगी के आकार का है।
न्यूटन की बात का भी खंडन किया गया जेम्स जीन के द्वारा, और जेम्स जीन ने बताया कि पृथ्वी के आकार नाशपाती के समान है। तो इस समय वर्तमान समय में हम सभी पृथ्वी के आकार के विषय में नाशपाती के आकार का जानते हैं। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक था पृथ्वी की बाह्य संरचना के विषय में तो हम जान चुके हैं, उसकी विस्तृत जानकारी आगे आने वाले वीडियो में प्राप्त होती है। आगे हमारा दूसरा जो पार्ट है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक बनावट का सबसे मजबूत साक्ष्य जो मिलता है वो भूकंप विज्ञान साक्ष्य है। जैसा कि अगर कोई चीज़ हमें दिखती नहीं है तो हम उसके विषय में कोई भी साक्ष्य जुटाने के लिए किसी न किसी विज्ञान का यूज करते हैं। तो विज्ञान जो है हमारा विज्ञान हमारा बताता है कि हमें सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो हमारे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है जिसके अंदर हम लोग जान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो उस पृथ्वी की आंतरिक संरचना या आंतरिक बनावट को जानने के लिए हमें सबसे मजबूत जो साक्ष्य मिला वो भूकंप विज्ञान का साक्ष्य था। भूकंप विज्ञान के पहले पृथ्वी की आंतरिक बनावट का आधार चट्टानों के दबाव, घनत्व व तापमान के अनुमान व ज्वालामुखी क्रिया द्वारा अनुमान लगाया जाता था। पृथ्वी के अगर घनत्व की बात की जाए तो पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी की ऊपरी परत का जो घनत्व है वो 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। संपूर्ण पृथ्वी का अगर घनत्व की बात की जाए, जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी, तो उसका घनत्व 5.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की क्रोड परत का घनत्व 11.0 ग्राम पर सेंटीमीटर है। क्रोड परत का इतना अधिक घनत्व होता है जिसके कारण दबाव के साथ साथ क्रोड में उपस्थित निकेल, एनआई और फेरस भी है। भूकंप विज्ञान के आधार पर वैज्ञानिक साक्ष्य निकल कर आते हैं। भूकंप आने पर 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। हम अभी भूकंप विज्ञान कह रहे हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए कि भूकंप विज्ञान क्या है और भूकंप विज्ञान से कौन से साक्ष्य निकले जिससे पता चला कि भूकंप विज्ञान से पृथ्वी की 3 परतें हैं या कितनी परतें हैं। इन सभी के विषय में जानेंगे। पहले भूकंप विज्ञान क्या है इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भूकंप आने पर हमारे 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। भूकंप आने पर 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम प्राथमिक तरंगें जिसे हम प्राइमरी रेज, द्वितीयक तरंगें जिसे एस, और धरातलीय तरंगें जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। ये 2 तरंगें ही पृथ्वी की ऊपरी भीतरी सतह पर जाती हैं। जो हमारी प्राथमिक और द्वितीयक तरंगें होती हैं वो ही सिर्फ पृथ्वी के आंतरिक जाती हैं। जो कि धरातलीय तरंगें होती हैं, धरातल मतलब कि स्थल, तो स्थलीय जो तरंगें हैं, हम धरातलीय तरंगों को ये भी कह सकते हैं कि स्थलीय तरंगें, जो कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर रहती हैं हमेशा। यदि पृथ्वी पर घनत्व समान है तो पी और एस तरंगें सीधी चली जाती हैं। ये जो भूकंपीय तरंगें होती हैं इनका चलने का सबसे ज़्यादा माध्यम डिपेंड करता है उनका घनत्व। अगर पृथ्वी का घनत्व सेम होगा तो पी और एस तरंगें सीधी चली जाएंगी, जबकि जैसा कि आपको चित्र में प्रतीत हो रहा है कि एस तरंगें जब चलती हैं तो वो अपने कर्व का आकार ले लेती हैं, मतलब कि वक्र का आकार ले लेती हैं, और पी तरंगें चलती हैं वो भी वक्र का आकार लेती हैं। लेकिन कुछ ऐसी तरंगें होती हैं जो पृथ्वी के क्रोड भाग के भीतर से भी निकल जाती हैं। पृथ्वी की तरंगें समान नहीं चलती हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि पृथ्वी में घनत्व भी असमान है। अब इन हम चित्रों से ये दर्शाते हैं, ये देखते हैं कि पृथ्वी की तरंगें सीधे न चलकर असमान गति में चली जाती हैं, तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर घनत्व भी समान नहीं है। घनत्व कैसा है? असमान है। तरंगे पदार्थ की केवल ठोस अवस्था में
गमन कर सकती हैं। जो हमारी सेकेंडरी तरंगे होती हैं, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगे कहते हैं, वो पृथ्वी केवल और केवल ठोस भाग में या ठोस अवस्था में गमन कर सकती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, ठोस, द्रव, गैस। और पृथ्वी की पदार्थ की 5 अवस्थाएं भी होती हैं। 2 अवस्थाओं के विषय में विस्तृत जानकारी हम लोग जानते भी हैं। एक होती है बोस्टाइनटीन, जिसे हम, और एक प्लाज्मा। ये हमारी 5 पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। उनको ना छोड़कर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है, हमारी जो द्वितीयक ध्रुवकंप तरंगे होती हैं, वो उसी अवस्था में गमन कर सकती हैं, मतलब कि चल सकती हैं। एक और द्वितीय तरंगों के विषय में महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वितीयक जो तरंगे होती हैं वो केवल 30 किलोमीटर की गहराई के बाद अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। मतलब कि ये जो एस तरंगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर जा सकती हैं। कितने किलोमीटर अंदर? सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर तक, इसके नीचे नहीं जा सकती हैं। इससे बाद ये वृत्ताकार होकर पृथ्वी की सतह की ओर मुड़ जाती हैं। पृथ्वी की कोर परत में एस तरंगे अनुपस्थित होती हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि पृथ्वी की किस परत में हमारी एस तरंगे, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगे कहते हैं, वो अनुपस्थित रहती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए क्रोड। पी तरंगों के प्राइमरी तरंगों के विषय में हम लोग बात करते हैं। प्राइमरी तरंगे ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में विचरण कर सकती हैं, मतलब कि गमन कर सकती हैं, जा सकती हैं। भूकंपीय तरंगों में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में अंतर आता है। यदि आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि भूकंपीय तरंगों में अंतर कब आता है, तो भूकंपीय तरंगों में अंतर तब आता है जब उनके घनत्व में अंतर होता है। गति के आधार पर पृथ्वी के अंदर 3 जगहों पे अंतर आता है। गति जो भूकंपीय तरंगों की गति है, उनके आधार पर यह देखा गया कि पृथ्वी के अंदर 3 जगहों पर इनकी तरंगों की गतियों में अंतर आया। वो कौन सी अवस्थाएं थी? तो पहली अवस्था थी पी एंड एस, दूसरी अवस्था थी पी स्टार एस स्टार, और तीसरी अवस्था थी पी एंड जी। तीसरी अवस्था थी पी एंड जी, पी जी एंड एस जी। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं पृथ्वी की 3 परतें हैं, या अतः भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 वृहद मंडलों में बांटा गया है, और गति में अंतर के आधार पर 3 उपमंडलों में भी बांटा गया है। पृथ्वी के 3 तो वृहद मंडल हैं, और 3 कैसे हैं, उसके उपमंडल भी हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको चित्र में प्रतीत हो रहा होगा, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक भाग है। जैसा कि हम लोग अगर सेब लें और सेब को इस तरीके से काटें, तो जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है, ऐसा ही उसका भी भाग आ जाता है, प्रतीत होता है। अब आप इसमें देख सकते होंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, पृथ्वी की दूसरी परत मेंटल है, तीसरी परत कोर है। अब आपको क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। इसी प्रकार मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। और क्रोड को भी 2 भागों में बांटा गया। यहाँ ऊपरी और निचला नहीं है, यहाँ है बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो जो ये बाह्य और ऊपरी और मेंटल का जो ऊपरी परत है, ये हमारे उपभाग हो जाते हैं, किसके? परतों के। पृथ्वी अब क्रस्ट का जो मोटापा है, या जितनी मोटी है परत की मोटाई है, वो क्रस्ट के विषय में और अधिक विस्तृत जानकारी हम लोग इसी वीडियो में प्राप्त करेंगे आगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे इंटरनल पॉइंट कितने किलोमीटर अंदर है, तो आप जान सकते हैं कि 6371 किलोमीटर इसका पॉइंट है। क्रस्ट के विषय में आप जानते हैं हम सभी,
पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है जिस पर हम लोग रहते हैं, उसे हम भूपर्पटी कहते हैं या फिर क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट को एक अन्य नाम दिया जाता है भूपर्पटी। यह अंदर की तरफ लगभग 30 किलोमीटर तक का फैला हुआ क्षेत्र है। पृथ्वी के अंदर लगभग 30 किलोमीटर अंदर की ओर फैला हुआ क्षेत्र जो है वो क्या है, हमारा क्रस्ट है। क्रस्ट के विषय में एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। हम चट्टानों के विषय में जब पढ़ेंगे तो अवसादी चट्टानें, अवसादी शैल और कई प्रकार के शैल हैं, तो उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बट इस समय हमें एक बात याद रखनी है कि जो क्रस्ट का निर्माण हुआ है वो मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, क्योंकि इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए इस परत को सियाल भी कहते हैं। सियाल किस परत को कहा जाता है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे, और क्यों कहा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके सुपरटेट में बन सकता है कि सियाल किस परत को कहा जाता है या सियाल किस लिए कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको देना है कि सियाल जो हमारी सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, उसे कहा जाता है, और सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता के कारण कहा जाता है। क्रस्ट पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 0.5% ही भाग घेरे हुए है। भूपटल की रचना में सबसे अधिक ऑक्सीजन, जो भूपटल है हमारी भूपट्टी है, उसमें सबसे अधिक रचना कैसे हुई, तो उसमें सबसे अधिक जो है वो ऑक्सीजन है 46.60%। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है लगभग 28%, और तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है लगभग 8% या 8.13%। आपके पास दो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं कि कोनराइड असंबद्धता किसे कहते हैं और मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी मतलब असंबद्धता किसे कहते हैं। तो कोनराइड असंबद्धता किसे कहते हैं, जो हमारी ऊपरी क्रस्ट होती है, जो हमारी क्या होती है, ऊपरी क्रस्ट, और जो हमारी एक निचली क्रस्ट होती है, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है ये हमारा कोनराइड असंबद्धता क्षेत्र कहलाता है। कोनराइड असंबद्धता क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी असंबद्धता क्षेत्र क्या होता है। क्रस्ट, जो हमारी क्रस्ट परत है और जो हमारा मोहविसिक का मेंटल है, उसके बीच का ये जो सीमा क्षेत्र है वो मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी मतलब कि असंबद्धता क्षेत्र कहलाता है। मेंटल, हमारी ये क्रस्ट परत के विषय में विशेष जानकारी आपको प्राप्त हुई। आगे मेंटल हमारी दूसरी परत है मेटल। इसे हम प्रवार भी कहते हैं, मेटल को हम लोग प्रवार भी कहते हैं। इसका विस्तार 30 किलोमीटर से लेकर 29 किलोमीटर अंदर की तरफ फैला हुआ है। इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसे हम सीमा भी कहते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसे हम क्या कहते हैं, सीमा भी कहते हैं। मेटल परत को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सीमा के नाम से जाना जाता है। और सीमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है। इस परत का औसत जो घनत्व होता है वो 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, से लेकर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। कुल द्रव्यमान इसका जो है वो 68% है। तो पृथ्वी का सबसे अधिक आयतन जो घेरे हुए है वो 83% भाग कौन घेरे हुए है, मेटल परत घेरे हुए है। और अगर आपसे पास पूछा जाए द्रव्यमान सबसे अधिक, तो मेटल परत का ही द्रव्यमान है, क्योंकि ये कितना पे फैली हुई है, लगभग 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि रेप्टी असंबद्धता किसे कहते हैं और गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता किसे कहते हैं। तो रेप्टी असंबद्धता के विषय में हम लोग जानते हैं, रेप्टी मतलब जो हमारी ऊपरी मेंटल है और जो हमारी निचली मेंटल है, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है वो हमारा रेप्टी असंबद्धता क्षेत्र कहलाता है। गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता क्षेत्र क्या है, निचले मेंटल और ऊपरी क्रूड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता क्षेत्र कहते हैं। मेटल परत में मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं। किस परत में मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं, तो मेटल परत में मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं। क्रूड इसे अंतरतम परत या केंद्रीय भाग भी कहते हैं। हम क्रूड को अंतरतम परत और केंद्रीय भाग
के नाम से भी जानते हैं। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह भाग संभवतः द्रव अवस्था में होता है। इसमें निकेल और आयरन की अधिकता होती है, इसलिए इसे हम निफे भी कहते हैं। इसका आंतरिक तापमान जो होता है वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह पृथ्वी का लगभग 16% भाग घेरे हुए है। क्रोड हमारी सबसे निचली परत होती है। यह जो है इसे हम केंद्रीय परत या केंद्रीय भाग या अंतरतम परत या निफे भी कहते हैं। निफे क्यों कहते हैं? क्योंकि निकेल और इसमें किसकी अधिकता है? आयरन की, इसलिए हम इसे निफे कहते हैं। यह पृथ्वी का लगभग कितने % भाग घेरे हुए? तो 16% भाग घेरे हुए। लहमैन असंबद्धता क्या होती है? तो बाह्य क्रोड जो होती है और आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम लेहमैन असंबद्धता के क्षेत्र कहते हैं। लेहमैन असंबद्धता क्षेत्र किसे कहते हैं? तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता क्षेत्र कहते हैं। ये बात हुई हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हम लोगों ने आज जाना। इससे रिलेटेड अगले वीडियो में आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे। आपसे कुछ 2 क्वेश्चंस जिससे कि आप कमेंट बॉक्स में हमारे जवाब दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि आप गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता क्या होती है, इसके विषय में बताएं। सियाल किस परत को कहा जाता है और इसे क्यों कहा जाता है? और विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? ये आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।